आज के सेशन में हम लोग समन की चर्चा करवाएंगे। समन सीपीसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें समन में हम ये जानेंगे कि समन की इंपॉर्टेंस क्या है और समन के साथ साथ ये होता क्या है। इसके साथ साथ जो रेलेवेंट ऑर्डर है और रेलेवेंट सेक्शंस हैं उसके बारे में डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले समझ लो ये समन, जो समन है वो सीपीसी में मूलतया जो इसकी डिस्कशन है, मूलतया इसका डिस्कशन ऑर्डर 5 एंड ऑर्डर 16 में है। दो जगह इसका मूल चर्चा है। थोड़ी सी मात्रा, चूंकि हमने कहा कि जो कुछ भी डिस्कशन है सीपीसी का वो ऑर्डर क्या है, केवल सेक्शन का एक्सप्लेनेटरी पार्ट है, इसलिए कुछ चर्चा इसके सेक्शंस में भी होंगे, लेकिन वो छोटा सा पार्ट है, इसीलिए समन की ही चर्चा सेक्शन 27 टू 32 में भी किया गया है। ऑर्डर इसके लिए दो बनाए गए, ऑर्डर 5 और ऑर्डर 16, और इसके साथ ही कुछ जगहों पे समन से एग्जेम्पशन भी है। एग्जेम्पशन का मतलब समन से किसी छूट दी जाएगी, तो वो जो पार्ट्स है, जो एग्जेम्पशनल वाला पार्ट है कि किसको समन से छूट दी जाएगी, वो है सेक्शन 132 एंड 133। अर्थात इतने सेक्शंस 27 से 32, 132 एंड 133 एंड ऑर्डर 5 एंड ऑर्डर 16, इतने पार्ट हमें समन में पढ़ना है डिटेल। अब प्रश्न उठता है कि यहां कि समन होता क्या है और इन पार्ट्स में क्या क्या डिस्कशन किया गया है। देखो, समन एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को डायरेक्ट करने के लिए भेजी जाती है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम में कोर्ट में उपस्थित होइए और जिन चीजों पे आपसे राय मांगी गई है उन पे आप अपना पक्ष रखिए। सामान्यतः ये तब होता है जब किसी के खिलाफ प्लेंट दायर की जाती है, अर्थात बात दायर किया जाता है। बात दायर करने में बाद में कुछ आरोप लगाए जाते हैं, कुछ क्लेम मांगे जाते हैं। प्रश्न उठता है कि कोर्ट में फर्दर प्रोसीडिंग बढ़ने से पहले ये एक नॉर्मल नैतिकता भी है और न्याय की जरूरत भी है, न्याय की प्रक्रिया भी है कि जो अपोनेंट है, जिसके बारे में ये सारी चीजें क्लेम की गई हैं, उनकी राय ली जाए, उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। अब ये व्यक्ति, उस व्यक्ति को ये बातें कैसे पता चलेगी, इसके लिए उसे एक सूचना दी जाती है। तो कोर्ट से जो किसी व्यक्ति को सूचना दी जाती है, उस सूचना का जो ऑफिशियल या फॉर्मेट है या फॉरम है, उस फॉरम को समन कहा जाता है। तो क्लियर हो गया ये मुद्दा। समन क्या है? एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है। कौन जारी करता है? ये कोर्ट जारी करता है, जज के साइन से जारी होता है। इसके साथ क्या होता है, किसको डायरेक्ट होता है? सामान्यतः ये डिफेंडेंट को डायरेक्टेड होता है, तथा डिफेंडेंट को प्रेषित होता है, कुछ मात्रा में विटनेस को भी होता है। तो किसी भी व्यक्ति रख लो, किसी भी व्यक्ति को समन डायरेक्ट करता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे कोर्ट आइए और कोर्ट में आने के बाद अपना पक्ष रखिए, जो भी जो प्लेंट है उसमें जो क्लेम किया गया है। क्लियर हुआ? अब एक चीज और भी ध्यान रखो, समन को सीपीसी में कहीं डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया गया है। समन को मूलतः हम इंटरप्रेट करते हैं अलग अलग अर्थों के द्वारा और अलग अलग ट्रेडिशंस के कंसर्न्स में। अब यह प्रश्न उठता है कि जो 27 से 32 है, ऑर्डर 5 है, 16 है और यह है, क्या होता है? देखो, सेक्शन 27 टू 32 में थोड़ी थोड़ी बातें समन के बारे में बताई गई हैं। ऑर्डर 5 में डिटेल डिस्कशन है, किसके लिए? तो समन टू डिफेंडेंट, अर्थात प्रतिवादी से संबंधित जो समन है कि प्रतिवादी को कैसे समन भेजा जाएगा, उसके लिए ऑर्डर 5 है। और विटनेस अर्थात गवाह या साक्षी को जो भेजा जाए, साक्षी से संबंधित जो होंगे अर्थात विटनेस से संबंधित जो डिफेंडेंट होंगे, जो समन होंगे, वो ऑर्डर 16 के तहत भेजा जाता है। क्लियर? ये जो 132 और 133 है, ये एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन का मतलब किन व्यक्ति को कोर्ट में डायरेक्टली आप नहीं बुला सकते, आप मतलब कोर्ट नहीं डायरेक्टली बुला सकता है। तो इसको थोड़ा समझ लो, किन व्यक्ति को नहीं बुला जाएगा, फिर हम लोग आगे आएंगे। जैसे 132 ये कहता है कि पर्दानसी महिला, जो पर्दानसी महिला है, पर्दानसी का मतलब ऐसी महिला होती है ये जो अपने ट्रेडिशंस या कॉस्ट्यूम्स के आधार पे, जो उनके कस्टम्स होते हैं लोकल या जो कुछ भी है, धार्मिक या सामाजिक प्रथा है, सांस्कृतिक प्रथा है, चूंकि ये हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता का पालन करें, तो इसलिए पर्दानसी महिला जो सामान्यतः इस बात का ओथ ली है या नॉर्मली अपने कल्चर्स के प्रभाव के स्वरूप आम जनता के बीच बाहर नहीं निकलती है या आम लोगों को अपना फेस नहीं दिखाती है, ऐसी पर्दानसी महिला को भी छूट दिया गया है कि आप समन में उसे कोर्ट नहीं बुला सकते। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा होगा तो कोर्ट आएगी तो फिर पर्दानसी का वो कंसर्न्स खत्म हो जाएंगे, फिर क्या होगा? तो इसलिए इस महिला को छूट दी गई। हाँ, लेकिन यहां स्टार बना के ध्यान रखो कि पर्दानसी महिला होने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप पब्लिक में नहीं जाते हैं तो ठीक है, समन से तो छूट मिल गया, इसका मतलब आपको क्राइम करने की राइट्स नहीं मिल गया कि आप कुछ ने गलत आपने किया है या आपको अरेस्ट करनी है कोर्ट को, तो उससे भी रोका नहीं जा सकता। अर्थात अरेस्ट वगैरह जहां भी करना हो वहां पर्दानसी महिला को भी अरेस्ट किया जा सकता है। ये केवल समन से संबंधित मुद्दा था, जिसमें पर्दानसी महिला को, जो महिला डिक्लेयर्ड की है ऐसा कि वो पर्दानसी है, उन्हें छोड़ दिया जाएगा।
हाँ, ये भी ध्यान रखो, ये जो पर्दा नसी के तमाम इसमें कंसर्न्स हैं। ऐसा नहीं है कि वैसे तो आप बाहर में पूरी दुनिया घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही बात कोर्ट जाने की होगी या कहीं जाने की होगी तो आप पर्दा नसी बन जाएंगे, ऐसा नहीं। ये कंप्लीट डिक्लेयर्ड होना चाहिए और उस महिला को कभी भी पर्दा से बाहर नहीं आना चाहिए। यदि ऐसी महिला है तो उनको छूट दी गई। ठीक है, इसके बाद आते हैं जो 133 है। 133 में कुछ गणमान्य या जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिन्हें जो राष्ट्र के गौरव हैं या जिन्हें राष्ट्र के प्रमुख के रूप में जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है, जिन्हें कोर्ट में समन करना उनके पद और उनकी प्रतिष्ठा की तौहीन होगी, ऐसे व्यक्ति को भी समन से छूट दिया गया है। यहां भी ध्यान रखो, उन्हें भी समन से छूट दी गई है, लेकिन क्राइम की छूट नहीं है। इसका मतलब यदि वो कुछ क्राइम करते हैं तो उन्हें अलग तरह से प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, यहां समन के बारे में बात करें तो इस ग्रुप में कौन है, किन किन को छूट दी गई है, ये भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ही बात है, जो हमारे राष्ट्रपति होंगे, हमारे जो उपराष्ट्रपति होंगे, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, हमारे जो जस्टिस होंगे, इन सबको छूट दी गई। जो मुख्यमंत्री होंगे, जो राज्यपाल होंगे, तो इनमें कौन कौन है, 10-11 के करीब ये स्पेशल इसमें मेंशंस है, उसको भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पशन वाला पार्ट ही हमारा समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग आएंगे सेक्शन और फिर ऑर्डर की चर्चा करवाएंगे। तो इसमें छूट किस किस को मिली है, तो कॉमन से कंसर्न्स में पहले हम लोग सेंटर के स्तर पे देख लें। तो सेंटर के स्तर पे कौन होगा, जो हमारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के साथ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति, इसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर, जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, इसमें प्रधानमंत्री से लेकर सारे मिनिस्टर आ जाएंगे। इसके साथ स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा भी महत्वपूर्ण है, और राज्यसभा के चीफ को क्या कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं, तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होगा। लेकिन वो यहां इसलिए मेंशंस नहीं है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को ही दूसरा नाम क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति कहते हैं। और उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट हमने यहां चर्चा कर ही दिया, इसलिए यहां चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं लिखा गया है। नहीं तो यदि ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी लिखा जाता। क्लियर हुआ। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सेंट्रल स्तर पर हो गया। और ऐसा ही हम लोग बात करें कि राज्य के स्तर पे कौन कौन होगा, तो राज्य के स्तर पे भी छूट मिलेगी किनको, तो राज्य में भी यही बात कर लो। यहां जो प्रेसिडेंट है उसके बदले में यहां कौन हो जाएगा, गवर्नर। स्टेट में तो उपराज्यपाल होता नहीं है, लेकिन कुछ जो यूनियन टेरिटरीज वगैरह है वहां राज्यपाल के बजाय उपराज्यपाल का पद होता है या प्रशासक का पद है। इसलिए यहां भी हम लिख सकते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट, या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है एलजी, या एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर अर्थात प्रशासक किसका, ऑफ यूटी। जो यूटी या तो गवर्नर ऑफ स्टेट, जो एलजी है, या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी है, इन सबको भी छोड़ दी गई। उसके बाद कौन होगा, चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर लिख लो तो सीधे चीफ मिनिस्टर भी आ जाएंगे इसी में, कैबिनेट मिनिस्टर। फिर उसके बाद कौन होगा, स्पीकर, स्पीकर ऑफ किसका, विधानसभा। और वहां ध्यान रखो स्पीकर ऑफ विधानसभा, एंड किसी किसी राज्य में विधान परिषद भी है, हर राज्य में नहीं है, लेकिन किसी किसी राज्य में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो उसके जो चेयरमैन है उसको भी छूट मिल सकती है। जैसे यहां राज्यसभा के चेयरमैन को छूट मिला था, उसी तरह यहां भी एमएलसी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है अर्थात विधान परिषद है, विधान परिषद के चेयरमैन को भी छूट मिलेगा। तो चेयरमैन ऑफ विधान परिषद, या उसको कह सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको भी छूट मिलेगी। और जब जजेस की बात करें तो जज में कौन आ जाएगा, जज ऑफ हाई कोर्ट। इतने लोगों को छूट मिली हुई है कि इन्हें समन नहीं किया जा सकता। इसके साथ एक पॉइंट और भी था कि जो एक्स प्रिंसली स्टेट थे, जो हमारे पुराने राजवाड़े थे, तो राजवाड़े के जो चीफ थे उनको भी इस बात की छूट थी कि वो भी उस मुद्दे के संबंध में, जब वो राज्य के प्रमुख हुआ करते थे, अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट था, तो संविधान लागू होने से पहले यदि का कोई मुद्दा है और उस मुद्दा में उनको समन भेजनी है, तो हम भारत सरकार या भारत की जो कोर्ट है उन्हें समन नहीं भेज सकती। क्यों? क्योंकि उस टाइम में वो राज्य के प्रमुख थे, और राज्य के प्रमुख के मतलब विदेशी राज्य के प्रमुख थे उस टाइम का, मतलब ऐसा माना जाता है। तो ऐसे कंसर्न्स में उन्हें भी समन नहीं किया जा सकता था। उस कंसर्न्स में उनके लिए भी हम विदेशी राज्य प्रमुख की तरह ही उनको ट्रीट करेंगे।
ये मुद्दा आज इसलिए समाप्त हो गया कि न तो अब वो राजबाड़े वाले चीफ बचे आज तक, न ऐसा प्राय सा कोई मुद्दा उस टाइम का बचा हुआ है, इसलिए ये खत्म हो गया। मेजरली इतने लोग हैं जिनको समन से छूट सामान्य कंसल्स में दी जाती है। हाँ, अब यह एक प्रश्न उठेगा कि ऐसे लोगों से ही यदि पूछताछ करनी है तो आगे के ऑर्डर में इस बात को भी डिस्कशन करना है कि ऐसे लोगों को हम बुलाते तो नहीं है, लेकिन इन लोगों से भी यदि हमें कुछ पूछताछ करनी है, जानकारी लेनी है, तो इसके लिए कमीशन का गठन होता है और कमीशन के तहत इन लोगों से एक स्पेशल तरीके से पूछताछ होती है, जिसकी जो लहजा होता है मॉडरेट होता है, उसकी जो भाषा शैली है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है थोड़ा समन की तरह नहीं होता है। आगे उसकी भी चर्चा करवाएंगे कि जो पूछताछ है वो कैसे कमीशन के द्वारा कैसे होंगे। क्लियर हुआ ये मुद्दा? तो ये एग्जाम्पशंस हो गया। अब हम लोग मूल डिटेल पे चर्चा करते हैं कि जो समन है, समन के बारे में कहां डिस्कशन है और क्या क्या है। तो सबसे पहला चर्चा है कहां, सेक्शन 27 टू 32 में आए हम लोग। अब ये जो सेक्शन 27 टू 32 है, तो सेक्शन 27 की बात करते हैं। सेक्शन 27 ये कहता है कि जब सूट ड्वेलिंग इंस्टीट्यूटेड हो जाए, अर्थात प्रॉपर तरीके से सूट कोर्ट में शुरू हो जाए, प्लांट चला जाए, तो उस सूट के बाद अगले स्टेज, जैसे पहला स्टेज क्या था, प्लांट का इंस्टीट्यूशन, सेकंड स्टेज रिटेन स्टेटमेंट। तो रिटेन स्टेटमेंट कौन देता है, डिफेंडेंट देता है। तो डिफेंडेंट को जब इस बात की सूचना दी जाएगी तभी तो डिफेंडेंट आएगा देने के लिए। तो कहा जाता है कि जब प्लांट ड्वेलिंग इंस्टीट्यूटेड हो जाए, कोर्ट में शुरू हो जाए, उसके बाद समन भेजी जाती है, किसको, डिफेंडेंट को। क्यों, ताकि प्लांट में जो क्लेम किया गया है उसके प्रति आपको क्या उत्तर है, आपको क्या कहना है, वो बात आप आके करिए। तो ये कब कहा जाएगा, आफ्टर, ये कहेगा समन आफ्टर, कब कब होंगे, समन भेजा जाएगा कब, तो आफ्टर इनिशिएशन ऑफ सूट, जब सूट का इनिशिएशन हो जाए प्रॉपर, या प्लांट का इनिशिएशन हो जाए, तब भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा, ये डिफेंडेंट को, अर्थात प्रतिवादी को, प्रतिवादी को भेजा जाएगा, क्योंकि सबसे पहला जो सूट होगा। क्यों भेजा जाएगा, ताकि वो रिटेन स्टेटमेंट दे या जो प्लांट में क्लेम किया गया है उसका उत्तर देने के लिए। तो क्यों भेजा जाएगा, टू आंसर द क्लेम इन प्लांट, या टू गिव द रिटेन स्टेटमेंट। रिटेन स्टेटमेंट इसको कहते हैं, या जो प्लांट में जो बाद में जो प्रश्न उठाए गए हैं उन मुद्दों पे उसका क्या कहना है, इस बात को सुनने के लिए 27 में कहा गया कि समन की व्यवस्था की जाएगी। अब जब ये समन भेजा जाएगा तो कैसे भेजा जाएगा, क्या टाइम लिमिट होंगी, क्या कंसर्न्स होंगे, इसके बारे में भी 27 में ही कुछ 2-4 पॉइंट और मेंशंस हैं। इसी में यह कहा गया कि जो समन भेजा जाएगा वो समन में लिखा होगा कि समन की तामील अर्थात सर्विसिंग होने के बाद, जिस दिन समन उस व्यक्ति को प्राप्त हो गया, उसके 30 दिन के अंदर व्यक्ति को जवाब देना होता है। ये टाइमिंग्स पे मेंशंस है। हाँ, स्पेशली एक बात और ध्यान रखो, यहां 30 दिन मेंशंस है, लेकिन जब रूल 5 पढ़ेंगे जहां स्पेशल डिटेल डिस्कशन है कि समन टू डिफेंडेंट, वहां एक बात और प्रावधानित किया गया है कि किसी कंसर्न से मान लो 30 दिन के अंदर व्यक्ति अपनी जवाब देने में सफल नहीं हो पाया या कोर्ट में अपीयर होने में सफल नहीं हो पाया, और इसके कुछ लॉजिकल कंसर्न्स हैं, लॉजिकल रीजन है जिस बात से कोर्ट सेटिस्फाइड है। ऐसे कंसर्न्स में क्या करेगा, तो ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट को कुछ विशेषाधिकार दी गई कि ऐसे कंसर्न्स में उस व्यक्ति को, डिफेंडेंट को मैक्सिमम 120 डेज तक की छूट दी जा सकती है कि वो उस 120 डेज तक अपना रिटेन स्टेटमेंट या अपना जो आंसर्स है वो जमा कर सके। हाँ, इसके लिए कोर्ट को जैसा लगे वैसा टर्म्स एंड कंडीशन निर्धारित कर सकता है, या तो उसे फाइन लगा सकता है, या अन्य जो कुछ भी चार्जेस हो सकते हैं वो उस पर लगाया जा सकता है। तो क्लियर हुआ ये मुद्दा। तो इसमें थोड़ा ये लिख लो कि जो 27 में ये कह रहा है कि कब अपीयर होना होगा, तो 30 डेज के अंदर। इसके लिए टाइम लिमिट क्या की गई, 30 दिन के अंदर जवाब देना होगा, जवाब या अपीयर होगा। अब जब 30 दिन के अंदर होगा, इसमें यहां स्टार बना के स्पेशल एक पॉइंट नोट कर लो कि जो रूल 1 है, रूल 1 ऑफ ऑर्डर 5, ये कितना कहता है, ये कहता है मैक्सिमम 120 डेज, ये मैक्सिमम 120 डेज ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड बाय कोर्ट। कोर्ट को जैसा टर्म्स एंड कंडीशन कोर्ट डिसाइड करे उसके तहत मैक्सिमम 120 डेज का टाइम दिया जा सकता है। क्लियर हुआ ये मुद्दा। अब इसी में 27 में एक दो पॉइंट और भी चर्चा करनी होगी कि जो ये व्यक्ति है,
आगे रूल में जब आएंगे ऑर्डर 5 में, तो उसमें और डिटेल किया गया है कि समन की प्रारूप कैसे होनी चाहिए, समन में साइन कौन करेगा, तो वो वहां हम लोग ऑर्डर में चर्चा करवाएंगे। अभी केवल 27 में ये बेसिक्स आपको समझ में आ गया कि समन आफ्टर द प्रॉपर इनिशिएशन या इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट शुरू होंगे। क्यों? कि व्यक्ति को अपियर होने के लिए और आंसर करने के लिए। किसके लिए? वो जो क्लेम प्लांट में बनाया गया है। और कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। हाँ, लेकिन ये टाइम मैक्सिमम बढ़ा दिया गया है कब तक के लिए? 120 डेज के लिए। कब? जब वो मुद्दा कहीं ऐसा कंसर्न हो, कोर्ट सेटिस्फाइड हो, कोई व्यक्ति सक्षम नहीं हो उत्तर देने के लिए। क्लियर? अब आते हम लोग जो है रूल 28 की बात करते हैं। रूल 28 ये कहता है कि यदि किसी दूसरे राज्य में हमें समन भेजना हो तो क्या होगा। तो दूसरे राज्य में समन भेजने के लिए इसमें लिख सकते हैं समन टू इन अदर स्टेट। अदर स्टेट में समन यदि भेजना हो तो, अब यदि देखो अदर स्टेट में यदि समन भेजना हो, अन्य राज्य में समन भेजना हो, इसके लिए क्या प्रावधान होंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक से समझिए। यहां हम लोग ऑर्डर और इसको एक साथ समझाते हैं, लिखने के टाइम में जब हम लोग ऑर्डर पढ़ेंगे वहां डिटेल करेंगे, थोड़ा समझ लो। किसी भी कोर्ट में नियम ये होता है कि कोर्ट में सामान्यतः जो समन भेजी जाती है वो अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर ही कोर्ट किसी को समन भेजेगी। लेकिन यदि कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कोई व्यक्ति रह रहा हो जिसे समन भेजना हो, तो व्यक्ति सामान्यतया, जो कोर्ट है सामान्यतया उस व्यक्ति को डायरेक्टली समन नहीं भेजता। ऐसे कंसर्न्स में क्या किया जाता है कि जो कोर्ट है वो दूसरे कोर्ट को समन भेजता है जिस कोर्ट के अधीन या जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो व्यक्ति रह रहा हो। ये पहले क्लियर हुआ कि मान लो कहीं भी है तो यही कोर्ट सीधे समन नहीं भेज देगी। समन कहां तक? यदि उसके जुरिस्डिक्शन में, जैसे मान लो एक कोर्ट है, उसका छत्राधिकार है, वहां तक जो लोग रह रहे हैं वहां तक तो कोर्ट डायरेक्ट समन उसे भेज देगी। यदि उसके छत्राधिकार से बाहर है कोई व्यक्ति, तो कोर्ट डायरेक्ट समन भेजने के बजाय उस छत्राधिकार वाले कोर्ट को समन भेजती है और वो कोर्ट दोबारा उस समन को उस व्यक्ति को भेजती है। एक बेसिक सा रूल है। अब यहां कंसर्न है दूसरे राज्य में, तो दूसरे राज्य में भी भेज रहा है तब भी यही होगा कि कोर्ट खुद नहीं भेजेगी, कोर्ट उस राज्य के कोर्ट को भेजेगी जो कोर्ट उसके लिए ऑथराइज हो। क्योंकि हर राज्य में सीपीसी से संबंधित कुछ अपने नियम भी हैं, और राज्य में जो व्यवस्था बनाई गई हो या हाईकोर्ट ने जो व्यवस्था बनाई गई हो या जिस भी कंसर्न्स में हम बात करें, जो ऑथराइज्ड कोर्ट हो गया, जिसके जुरिस्डिक्शन में वो व्यक्ति रह रहा हो, वहां ये समन भेजी जाएगी उस कोर्ट को। अब उस कोर्ट के पास जिम्मेदारी जाएगी कि वो कोर्ट अपना ही समन मान के उस व्यक्ति को समन जारी करेगा जिसके लिए इस कोर्ट ने उसे भेजा है। क्लियर हुआ ये मुद्दा? अब प्रश्न यह है कि वो जो व्यक्ति होगा वो जवाब किसे देगा, उस कोर्ट को या इस कोर्ट को जिसने भेजा है। तो वो उस अपने ही राज्य जहां वो रह रहा है उसी राज्य के कोर्ट को जवाब देगा। या बेसिक सा मान लो एक व्यक्ति तमिलनाडु, इंडिया, दिल्ली का है, और दूसरा जो जिसपे केस किया है जिसने, और जिस पर केस किया है या जिसपे उसने बात लाई है या जिस व्यक्ति को समन भेजा गया वो तमिलनाडु का है। तो यहां से दिल्ली की जो कोर्ट है वो तमिलनाडु के कोर्ट को एक समन भेजेगी। मतलब समन का मतलब इसलिए कि आप उसको भेजिए, डायरेक्ट उस व्यक्ति को तमिलनाडु में नहीं भेजेगी। अब वो जो तमिलनाडु का कोर्ट है उस कोर्ट में उस समन को उस व्यक्ति को भेजा जिसपे समन जिसके नाम से था। अब मान लो समन के जवाब में वो व्यक्ति भी तमिलनाडु के कोर्ट को ही वो सारा जवाब देगा, या सारा जो कुछ भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स जो कुछ भी उसे देने हैं वो तमिलनाडु वाले कोर्ट को ही देगा। और तमिलनाडु वाले कोर्ट आफ्टर रिसीविंग ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या जो कुछ भी मांगी गई थी वो सारी चीजें तमिलनाडु वाला कोर्ट दिल्ली वाले कोर्ट को वापस करेगा। क्लियर हुआ? यहां तक तो बातें ठीक थी, लेकिन दिक्कत यह है कि मान लो तमिलनाडु का जो व्यक्ति है वो किसी ग्रामीण एरिया के रहने वाले हो जिसे केवल तमिल ही आती हो, या ऐसे कंसर्न्स में वो व्यक्ति केवल और केवल जो डॉक्यूमेंट या जो एविडेंस एक्सेट्रा उसने दिए हैं या जो कुछ भी उसने दिया है वो सारा तमिल में है। अब यदि तमिलनाडु वाला कोर्ट वो डॉक्यूमेंट या वो इंफॉर्मेशन तमिल में ही भेज दे दिल्ली, तो दिल्ली में पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे कंसर्न्स में नियम बनाया गया कि यदि जो डॉक्यूमेंट्स की भाषा है और समन जिस भाषा में भेजा गया है वो दोनों डिफरेंट है, ऐसे कंसर्न्स में उस राज्य की जिम्मेदारी है, मतलब जहां समन भेजा गया है, कि वो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाएगी और उस ट्रांसलेशन के साथ जो ओरिजिनल कोर्ट था उस ओरिजिनल कोर्ट को भेज दिया जाएगा। क्लियर? अब यहां हिंदी और इंग्लिश में दो कंसर्न्स हैं। इसमें भी है कि यदि कोई हिंदी भाषी राज्य था जहां से भेजा गया, ऐसे मान लो यूपी से तमिलनाडु भेजा गया, ऐसे कंसर्न्स में हिंदी में ही ट्रांसलेशन की जरूरत होगी। लेकिन मान लो अरुणाचल से भेजा गया था जहां हिंदी नहीं है, मान लो, ऐसे कंसर्न्स में हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भाषा में ट्रांसलेट हो सकता है। तो क्लियर हो गया ये मुद्दा? तो 28 कहता है अदर स्टेट में समन। तो अदर स्टेट में समन यदि भेजना हो, मान लो ये है दिल्ली है, मान लो
दिल्ली का कोर्ट है, इसे तमिलनाडु में किसी व्यक्ति को भेजना है एम को, तो ये व्यक्ति दिल्ली से डायरेक्टली इसको समन नहीं जाएगा, ये समन कहां जाएगा, पहले तमिल यहां जाएगा और यहां से फिर यहां आएगा। क्लियर, डायरेक्टली ऐसे नहीं जाएगा। अब यहां लौटते हैं कि जो इंफॉर्मेशन इसे वापस भेजना था, ये एम भी जवाब किसको देगा, यहां नहीं देगा, एम भी तमिलनाडु वाले कोर्ट को, और तमिलनाडु वाले कोर्ट इसे दोबारा यहां से भेजेगा। अब प्रश्न है कि जो लैंग्वेज है, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भाषा है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस में होगा, मान लो तमिल में है, तो ऐसे कंसर्न्स में ये जो तमिल वाला कोर्ट है, इस तमिल डॉक्यूमेंट को, इस डॉक्यूमेंट को हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाएगा और फिर इस हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेट और इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को, इस दोनों को यहां से डी के पास भेजेगा, अर्थात जो ट्रांसलेशन है वो डी को मिलेगा। हाँ, इसी में 28 में दो व्यवस्था की गई है कि यदि जो डी है, डी यदि हिंदी भाषी राज्य है, यदि हिंदी भाषी राज्य है तो ये जो ट्रांसलेशन होगा वो ट्रांसलेशन केवल और केवल हिंदी में होगा, और यदि यहां भी दिल्ली में मान लो हिंदी और नहीं चलता है, हिंदी के अलावा कोई भाषा चलती है, अदर भाषा, ऐसे कंसर्न्स में क्या होंगे, तो राजभाषा तो हमारे यहां कोई दर्जा है ही नहीं कुछ चीज का, तो या तो हिंदी या इंग्लिश, ऐसे कंसर्न्स में इस कोर्ट की ये राइट बनती है कि या तो वो हिंदी या इंग्लिश, जो भी चाहे उस भाषा में, हिंदी या इंग्लिश, किसी भाषा में ट्रांसलेशन, किसी भी भाषा में ट्रांसलेशन भेज सकती है। ये हो गया हमारा सेक्शन 28, क्लियर हो गया। इसके बाद जो तीसरा है, मतलब जो तीसरा इसका सेक्शन है, ये है 29 है कि फॉरेन समन, यदि कोई विदेशी समन है उसकी तामील कैसे किया जाए, तो फॉरेन समन या विदेशी समन। अब देखो जो विदेशी समन है, तो ये ध्यान रखो कि सबकी एक लिमिटेशंस होती है, पूरी दुनिया का कोई भी कोर्ट, कोई जर्मनी, जापान, लंदन का कोर्ट हो और हमारे यहां किसी व्यक्ति को डायरेक्टली समन नहीं भेज सकता, तो विदेशी का मतलब यहां कुछ खास न्यायालय से है, कोई भी विदेशी न्यायालय नहीं है, तो यहां विदेशी किसको माना गया है, इस बात के लिए कंसर्न्स बनाया गया कि फॉरेन कोर्ट, 3 कोर्ट को माना गया, इसमें 3 न्यायालय बनाए गए हैं फॉरेन में, 3 कोर्ट जिसको विदेशी न्यायालय माना गया, और ये जब समन निकालेगा तो क्या होगा, समन निकालने का मतलब तो एक कॉमन सा अर्थ है, जैसे हमने कहा कि न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी तो उस राज्य के या उस जगह के न्यायालय को भेजा जाएगा, वही नियम यहां भी लागू होंगे। जैसे हमने अभी 28 में कहा था कि यदि कोर्ट की अधिकारिता से बाहर तक है, तो मान लो विदेशी न्यायालय भी है, तो विदेशी न्यायालय भी है तो उसकी अधिकारिता में तो है नहीं, तो वो जब समन भेजेगा तो किसको भेजेगा, व्यक्ति जहां रह रहा है उसके वहां जो कोर्ट है उस कोर्ट में भेजेगा। तो ये 28 की तरह ही है, लेकिन यहां एक क्लेरिफिकेशन हमें करनी है कि कोर्ट कौन सा, किस कोर्ट को विदेशी यहां माना गया है इस संहिता के और इस सेक्शन के संदर्भ में। ये तो क्लियर हो गया कि विदेशी समन भी आएगा मान लो तो कहां आएगा, जहां व्यक्ति रह रहा है वहां जिस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है उस कोर्ट को आएगा। तो विदेशी समन भी कहां आएगा, वहां जहां डिफेंडेंट रह रहा हो, डिफेंडेंट रह रहा हो वहां पर जिस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, जिस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब विदेशी समन भी कहां भेजा जाएगा, जहां डिफेंडेंट रह रहा हो वहां जिस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है वहां भेजा जाएगा, और फिर वही प्रोसेस क्या होगा, अदर प्रोसेस क्या होंगे, 28 की तरह ही सारे प्रोसेस, अर्थात ये जो कोर्ट है वो अपना समन मान के उसे भेजेगा और फिर उसे रिटर्न करेगा। तो यहां तक तो मुद्दा ठीक ही है, लेकिन यहां क्लेरिफिकेशन वाले पॉइंट्स हैं, जो 3 कोर्ट हैं, अर्थात किस कोर्ट को विदेशी कोर्ट माना गया है। तो यहां इस बात को देखो, 3 कोर्ट को विदेशी कोर्ट माना गया है। कौन कौन सा कोर्ट है मान लो इसमें, तो पहला यह है कि इंडिया के अंदर भी विदेशी कोर्ट माने गए हैं उन कोर्ट को जो सिविल या रेवेन्यू कोर्ट है लेकिन जिसपे सीपीसी लागू नहीं है। याद करिए जब सीपीसी हमने पहली बार पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्कशन किया था कि ऐसे भी कुछ कोर्ट्स हैं जो सिविल या रेवेन्यू कोर्ट्स हैं जिसपे सीपीसी लागू नहीं है,
तो ऐसे कोर्ट को भी इस संदर्भ में, ध्यान रखो हमेशा नहीं, इस संदर्भ में उसको विदेशी कोर्ट मान लिया जाएगा। तो इस संबंध में यदि वो कोर्ट कोई समन निकाले तो क्या होगा, तो इसी तरीके से जाएगा। तो 3 कोर्ट विदेशी कोर्ट में कौन कौन से हो जाएंगे, एक ऐसा मतलब इंडिया के अंदर का कोई भी सिविल या रेवेन्यू कोर्ट, मतलब सिविल या राजस्व न्यायालय जिस पर सीपीसी लागू नहीं होता, उसको भी विदेशी कोर्ट मान लिया गया। इसके अलावा क्या है, जो दूसरा कोर्ट है, कहा जाता है कि भारत से बाहर कोई ऐसा कोर्ट जो इसके लिए बनाया गया था या जिसको चालू रखा गया है और भारत सरकार ने चालू रखा है, उस कोर्ट के बारे में भी। तो कहा जाता है कि इंडिया से बाहर कोई कोर्ट, मतलब इंडिया से बाहर का कोई कोर्ट जिसे भारत सरकार ने बनाया या चालू रखा है, अर्थात ऐसा कोर्ट जो इंडिया के बाहर है लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है या उसे पहले से बना हुआ था, मानव आजादी से पहले अंग्रेजों ने बनाया था और इंडियन गवर्नमेंट ने उसे आज भी कंटिन्यू किया है। तो ऐसे कंसर्न्स में भी ऐसे कोर्ट को भी हम लोग विदेशी कोर्ट कह लेंगे। पहला कौन सा था, 3 कोर्ट किसमें बात की गई है, पहला जो इंडिया के अंदर है लेकिन सीपीसी लागू नहीं होता है। दूसरा कहा गया कि भारत के बाहर है लेकिन वो भारत सरकार के ही नियंत्रण में है, अर्थात भारत के अंदर ही है, मतलब भारत के बाहर होने के बावजूद भी जो उसकी एस्टेब्लिशमेंट है या तो भारत सरकार ने किया था या पहले से ही एस्टेब्लिश था लेकिन भारत सरकार आज उसे बनाए रख रही है ये। और जो तीसरा है, तीसरे टाइप का जो कोर्ट डिस्कशन किया गया, वो तीसरे टाइप का कोर्ट, इसमें वो कोर्ट है जो कोर्ट है तो विदेशी, मतलब पूर्णतया विदेशी है, भारत सरकार ने न तो बनाया न भारत सरकार चालू रखा है, न वो भारत में है, अर्थात भारत से बाहर है भी और भारत सरकार का नियंत्रण भी नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने ऑफिशियल गैजेट में इस बात को नोटिफाई कर दिया है कि उस विदेशी न्यायालय पर भी सीपीसी लागू होगा। अर्थात भारत सरकार ने जिसको नोटिफाई कर दिया ऐसे विदेशी कोर्ट जिस पर सीपीसी लागू होता है, उस कोर्ट को भी विदेशी कोर्ट माना जाएगा। और ऐसे तीनों कोर्ट, जिसको ऐसे लिख सकते हैं, भारत के बाहर का ऐसा न्यायालय, भारत के बाहर का ऐसा न्यायालय, ऐसा कोर्ट जिस पर सीपीसी लागू होता है, और ये जबरदस्ती नहीं होता, ये हमारे सहयोग से होता है। और ये कैसे होगा, तो इसमें भी जिसे भारत सरकार ने ऑफिशियल गैजेट में घोषणा किया है, सरकारी गैजेट में जिसकी घोषणा है, मतलब ये तीनों ही कोर्ट हैं। तो कहा गया कि इस तीनों ही, यही 3 लोग समन जारी कर सकते हैं और इन तीनों कोर्ट से यदि समन आ रहा है तो फिर उसको क्या होगा, तो उसे वहीं भेजा जाएगा जिस जुरिस्डिक्शन में व्यक्ति रह रहा है, और जिस कोर्ट को भेजा जाएगा वो कोर्ट भी ऐसे ही डील करेगा जैसे उसने खुद से समन भेजा हो, और फिर जो आगे की प्रोसेस है वो 28 की तरह ही होगा। तो क्लियर हो गया, ये है हमारा 29, मतलब इंडिया के अंदर का कोई भी सिविल या रेवेन्यू कोर्ट भी विदेशी माना जाएगा इस संदर्भ में जिसपे सीपीसी लागू नहीं होता है। इंडिया के बाहर का कोर्ट है वो विदेशी तो है लेकिन यदि भारत सरकार ने बनाया था या भारत सरकार ने उसे चालू रखा है। तीसरा बता रहा है कि वो विदेशी कोर्ट जिसे न तो भारत सरकार ने बनाया था न चालू रखा है, लेकिन ऑफिशियल गजट में इस बात को नोटिफाई किया कि यहां सीपीसी लागू है। अर्थात सीपीसी लागू होने का मतलब होगा कि वो भी यदि कोई समन भेजता है तो डायरेक्ट व्यक्ति को नहीं भेजेगा, फिर जिस जुरिस्डिक्शन में व्यक्ति रह रहा है वहां के कोर्ट को भेजेगा, वो कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट उस समन को आगे फॉरवर्ड करेगी, उसे भेजेगी और फिर वो सारे प्रोसेस को फॉलो करेगी। ये हो गया 29। इसके बाद हम लोग आते हैं जो सेक्शन 30 है। सेक्शन 30 कहता है कि कोर्ट को यदि कभी लगे तो किसी चीज की प्रकटीकरण, अर्थात किसी चीज को
फाइंड करना या किसी चीज को देखना या किसी चीज को एग्जामिन करना, इंटोग्रेट करना या एविडेंस मंगाना या ऐसा कुछ भी यदि कोर्ट को लगता है तो कोर्ट किसी भी व्यक्ति को आदेश दे सकती है कि वो व्यक्ति कोर्ट में आए और अपना पक्ष रखे या अपना सबूत दे या उसे इंटरोगेट किया जा सकता है। ऐसे जो कुछ भी कहा जा सकता है ये सेक्शन 30 में कहा गया है। इसको कहते हैं प्रकटीकरण और उसके सदृश आदेश। तो सेक्शन 30 में यह कहा जाता है, इसको ऐसे समझ लो कि कोर्ट किसी भी व्यक्ति को न्याय के हित में यदि उसे लगता है, भले ही वो मुद्दा उस व्यक्ति से संबंधित हो या नहीं हो, कोर्ट को लगता है कि उस व्यक्ति की जरूरत है उसको एग्जामिन करने का या डॉक्यूमेंट देने का या जो कुछ भी है, मान लो उसे इंटीग्रेट करना है, उसे पूछा जाना है, पूछताछ करनी है या उसे सबूत लाने को कहा जाए, जो कुछ भी है, इसलिए व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को या तो सबूत देने के लिए या उपस्थित होने के लिए कह सकती है और उस व्यक्ति को मानना होगा। तो किसी भी व्यक्ति को चाहे वो संबंधित हो या नहीं हो, चाहे वो संबंधित हो अर्थात मामला से संबंधित हो या ना हो, या तो रिलेटेड हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ आपको आदेश दे सकता है, कोर्ट में अपीयर होने का आदेश दे सकता है, आने का समन दे सकता है। ठीक, इसके अलावा अब वो क्या करना, या तो अपीयर होने के लिए या सबूत लाने के लिए, सबूत देने, एविडेंस देने के लिए या पूछताछ के लिए या गवाही देने के लिए, कुछ भी कह सकते हो। जो भी कुछ कंसर्न्स हैं, कोर्ट को लगता है कि मुद्दे को सुलझाने के लिए इस चीज की जरूरत है, तो किसी भी व्यक्ति को, हाँ किसी में जो एक्सेप्शन वाला व्यक्ति है उसे छोड़ के अदरवाइज वो इंडिया के किसी व्यक्ति को अपने पास बुला सकती है पूछताछ एक्सेट्रा करने के लिए, जैसा भी होगा। उसके बाद सेक्शन आता है सेक्शन, हाँ एक चीज ध्यान रखो, ये जो सेक्शन 30 है इसमें कंसर्न्स बनेंगे, या तो ये किसी पार्टी के कहने पे कोर्ट कर सकती है या इट्स ऑन इट्स ओन मोशन भी कर सकती है। मतलब ये होगा कि कोर्ट को यदि तो मान लो इस व्यक्ति को बुलाने के लिए, इस व्यक्ति से इंफॉर्मेशन लेने के लिए या तो किसी पार्टी ने कहा है, मान लो किसी पार्टी ने इन्फॉर्म किया कि उस व्यक्ति को बुलाना जरूरी है, तब कोर्ट बुला सकती है, या कोर्ट को स्वतः संज्ञान होता है। स्वतः संज्ञान का मतलब यह होगा कि उसे खुद के ऑन मोशन पे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तब भी बुलाया जा सकता है। तो इसको स्पेशली नोट कर लो। या ये किस पे हो सकता है, किसी पार्टी के कहने पर, या तो किसी पार्टी के कहने पर या ऑन इट्स ओन मोशन, मतलब अपने मोशन पे भी अर्थात स्वतः संज्ञान पर भी यदि कोर्ट को लगता है कि ऐसा जरूरी है, इसको कहते हैं स्वतः संज्ञान, ऑन इट्स ओन मोशन। ये भी नहीं है कि कोर्ट ये कहे कि उस व्यक्ति ने नहीं कहा, पार्टी ने नहीं कहा, तो फिर आपने कैसे बुला लिया। कोर्ट को यदि स्वयं लगता है तब भी ये हो सकता है। अर्थात सेक्शन 30 में जो आदेश देना है वो आदेश कोर्ट या तो अपने मर्जी से या किसी पार्टी के कहने पे दे सकता है। क्लियर हुआ। इसके बाद आता है जो 31 है सेक्शन, ये कहता है कि ऐसा ही समन विटनेस के लिए भी दिया जा सकता है। विटनेस का मतलब किसी व्यक्ति जो गवाह वगैरह हैं उनको या साक्षी को बुलाने के लिए भी किया जा सकता है। विटनेस अर्थात गवाह या साक्षी। साक्षी से संबंधित समन, तो इससे संबंधित जो समन है इसके बारे में डिटेल कहां है, जो विटनेस गवाह या साक्षी है इससे संबंधित जो समन की बात की गई है वो सेक्शन 31 में किया गया है। यहां बहुत ज्यादा डिटेल कुछ भी नहीं किया गया, यहां केवल यही कहा गया किसी को भी बुला सकता है। इसके संबंध में जो ज्यादा डिटेल है वो किसमें है, इसका डिटेल्ड ऑर्डर 16 में है, और इसको जब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर 16 तो स्पेशली वहां हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये 31। इसके बाद आता है सेक्शन 32। सेक्शन 32 कहां संबंधित है, तो सेक्शन 32 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कोर्ट ने जिसको बुलाया था, कहां, सेक्शन 30 के तहत, मान लो चाहे तो उसे पूछताछ करनी थी या गवाही लेनी थी या सबूत मंगवाना था या जो कुछ भी करना था,
उसमें यदि कोई व्यक्ति कोर्ट की अवमानना करता है और कोर्ट के समन पे उपस्थित नहीं होता है, कोर्ट के सामने नहीं आता, ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट को राइट है कि कोर्ट इसके लिए सजा दे, कुछ पेनल्टी लगाए। तो वो क्या हो सकता है? तो इसमें क्या 32 क्या है? पेनल्टी फॉर नॉन अपीयरेंस या नॉन कॉम्प्लियंस अंडर कॉम्प्लियंस फॉर समन अंडर सेक्शन 30। अर्थात सेक्शन 30 के तहत जो समन भेजा गया उसके तहत यदि कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो कोर्ट पेनल्टी क्या लगाएंगे? तो पेनल्टी के राइट्स में ये हैं कि क्या कर सकता है यदि व्यक्ति उपस्थित ना हो। हमने कहा 30 के अंदर किसी भी व्यक्ति को सबूत देने, पूछताछ के लिए कोर्ट आदेश दे सकती है। तो ऐसे कंसर्न्स में क्या होंगे? तो ये सेक्शन 32 ये कहता है कि कोर्ट के पास राइट है कि कोर्ट वारंट जारी कर सके। अब वारंट का मतलब क्या होगा? तो क्या क्या राइट्स है इसमें? तो ये तो पहला तो वारंट, तो समझ लो वारंट क्या होता है। सबसे पहले वारंट की चर्चा करें। देखो, समन और वारंट दोनों ही कोर्ट का आदेश ही होता है किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए, लेकिन दोनों में डिफरेंस यह है कि समन की भाषा सॉफ्ट होती है, मॉडरेट होती है। समन व्यक्ति से एक तरह से आग्रह करता है, आदेश से कम, आदेश से ज्यादा आग्रह होता है। लेकिन समन में क्या है? समन में व्यक्ति को खुद आना पड़ता है या व्यक्ति अपने आप को अपने प्लीडर के द्वारा भी भेज सकता है। अर्थात जो मूल मुद्दा है, मान लो जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो डॉक्यूमेंट भी भेज दे, खुद नहीं आए तब भी काम चल जाए। खुद नहीं आए, अपने रिप्रेजेंटेटिव अर्थात अपने प्लीडर, अपने वकील को भेज दे तब भी काम चल जाए। तो समन की भाषा सॉफ्ट होती है, उसमें उद्देश्य कोर्ट का ये होता है कि आपसे जो जरूरत है केवल वही चाहिए, चाहे पूछताछ है जो भी। और यदि वो जरूरत वो व्यक्ति पूरा कर देता है किसी भी तरीके से, या तो स्वयं आके या प्लीडर के द्वारा या वो डॉक्यूमेंट ही भेज दे, तो काम चल जाता है, उसकी बड़ी समस्या नहीं है। इसीलिए समन में पुलिस को राइट नहीं है कि वो फोर्सफुली व्यक्ति को खींच के ले आए, ऐसा नहीं है। समन फ्री है, व्यक्ति अपनी मर्जी से आएगा या नहीं तो अपने वकील वगैरह के सेटर्स के द्वारा आ सकता है। वारंट इसका सख्त फॉर्म है। वारंट में कोर्ट आदेश देती है कि उस व्यक्ति को जबरदस्ती लेके आओ, बाय फोर्स। और इसके लिए यदि व्यक्ति मना करे तो पुलिस के पास राइट है कि अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति को घसीटते हुए कोर्ट ले आए। अब यहां कंसर्न्स होंगे कि यदि समन किया गया पहले और सेक्शन 30 के तहत और समन पे व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ, ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट के पास राइट है कि कोर्ट अब वारंट जारी कर सकती है। और वारंट का मतलब यही हो जाएगा कि पुलिस को राइट हो जाएंगे कि फोर्सफुली उस व्यक्ति को उठा के लाई जाए। क्लियर हुआ? यदि मान लो ऐसा भी कंसर्न्स हो कि व्यक्ति वारंट के कंसर्न से ही बाहर चला गया हो, देश से बाहर, या कुछ ऐसे भी कंसर्न चला गया हो, तो ऐसे क्या होगा? तो वारंट जारी कर सकती है। इसके अलावा कोर्ट फाइन लगा सकती है। फाइन कितना? तो समन के सामान्य कंसर्न्स में यहां ध्यान रखो, फाइन लेस देन 5000 ही होंगे। मतलब कोर्ट फाइन भी लगा सकती है। और भी क्या कर सकते हैं यदि मान लो ये भी दोनों नहीं है, तो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है कोर्ट। प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर सकती है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। या मान लो व्यक्ति को ऐसे भी कहा जा सकता है कि कुछ सिक्योरिटी फर्निश करिए। सिक्योरिटी फर्निश का मतलब बंद पत्र फर्निश करिए, या नहीं ये सब भी फेल किया तो व्यक्ति को सिविल प्रिजन में भी रखा जा सकता है। तो इसके अलावा क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी फर्निशिंग, मतलब सिक्योरिटी देने के लिए कहा जाएगा। और या नहीं यदि इसमें भी फेल किया तो सिविल प्रिजन, सिविल कारागार, ये सेक्शन 32 कहता है। अर्थात इस तरीके से उस व्यक्ति को सजा मिल सकती है, ये कोर्ट के पास राइट है। ये सेक्शन 32 हो गया, यहां तक क्लियर? अर्थात सेक्शन के जो दोनों ही पार्ट थे, ये था मूल व्यवस्था किसके लिए? जो समन्स है। एग्जाम्पशंस हमने 132 133 पढ़ ही लिया। अब आते हैं जहां मूल डिस्कशन का एक्सटेंडेड पार्ट है, वेल एक्सप्लेन पार्ट है, वो है ऑर्डर 6, ऑर्डर 5 एंड ऑर्डर 16। तो हम लोग आते हैं ऑर्डर 5 एंड ऑर्डर 16 के बारे में चर्चा करते हैं। ऑर्डर 5 एंड ऑर्डर 16। अब देखो ये ऑर्डर 5 और ऑर्डर 16। ऑर्डर 5 में हमने किसमें कहा? ये डिफेंडेंट से संबंधित है, अर्थात प्रतिवादी से संबंधित। और जो ऑर्डर 16 है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है साक्षी या विटनेस से संबंधित है। अब यहां कंसर्न्स होंगे जो ऑर्डर 5 है, इसकी थोड़ा पहले डिटेल डिस्कशन करें। ऑर्डर 5 में 1 से लेकर 30 तक रूल है।
टोटल 30 रूल है इसमें। इस 30 रूल में भी जो रूल 1 to 8 है, इस 1 to 8 में समन्स के बारे में कुछ एसेंशियल बातें बताई गई हैं। समन एंड एसेंशियल्स, अर्थात समन कैसा होना चाहिए, क्या एसेंशियल्स है उसके, और इसके बाद वाले में समन की सर्विंग, और इसके बाद क्या है 9 से सर्विंग की बात है। सर्विंग का मतलब समन को सर्व कैसे किया जाए, और इसके जब आगे चलेंगे तो किस किस कंसर्न्स में यह है कि समन जिस व्यक्ति को डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता, किसी को डायरेक्ट दिया जा सकता है, जब समन ना आए या किस व्यक्ति को क्या किया जाए, वो सारी चीजें आगे इसमें रूल बाय रूल हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, समन एंड एसेंशियल्स। तो इसमें आएंगे रूल 8 की बात करते हैं, सॉरी रूल 1 to 8। ऑर्डर 5 का रूल 1 to 8, ये क्या है, समन एंड एसेंशियल। समन के जो आवश्यक तत्व होंगे, तो जो रूल 1 है वो ये कहता है समन, जो रूल 1 है ये क्या कहता है, समन कब चलेगा, वही सेक्शन 27 की तरह ड्यूली इंस्टीट्यूशन होने के बाद, उसके बाद समन कब होगा, तो इस बात के लिए कि व्यक्ति समन प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर कोर्ट में उपस्थित हो, ये रूल 1 कहता है। हां, रूल 1 क्या कहता है कि समन भेजा जाएगा, समन भेजा जाएगा कब, तो इसमें जब सूट प्रॉपरली इंस्टीट्यूट हो जाए, अर्थात जब सूट प्रॉपरली शुरू हो जाए, जब सूट प्रॉपरली शुरू हो जाए। तो क्यों, तो इसमें क्या है, तो समन प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने के लिए, प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने के लिए क्यों भेजा जाता है, प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने के लिए। टाइमिंग क्या है, तो सेक्शन 27 के तहत 30 डेज, लेकिन इसके प्रोविजन में एक्सप्लेन कर दिया गया कि मैक्सिमम 120 डेज। यहां तक तो पता ही था। अब इसी रूल में, रूल 1 में कुछ और भी 2-3 पॉइंट प्रोविजंस या दो कुछ और परंतुक लगाए गए हैं। ये जो प्रोविजंस एंड परंतुक है, इसमें क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहला बात यह कहा गया है कि जो समन भेजने की प्रक्रिया है, तो कहा जाता है कि यदि समन भेजने की जो प्रक्रिया है, हमेशा समन नहीं भेजा जाएगा। समन कब भेजा जाएगा, उद्देश्य क्या था कि बाद में जो इश्यू फ्रेम हो रहा है, उस इश्यू फ्रेमिंग से पहले उस व्यक्ति को भी सुना जाए, अर्थात जिस पे आरोप लगा है उस व्यक्ति को सुना जाए। किस बात के कंसर्न्स थे, तो उस बात को सुना जाने के लिए जो कंसर्न्स होंगे, यदि वो व्यक्ति पहले से ही कोर्ट में मौजूद है मान लो, और उस व्यक्ति ने प्लेंट में जो कुछ भी आरोप लगाए गए हैं उसे उसने स्वीकार कर लिया है, इसका मतलब वो व्यक्ति तो पहले से उसे पता है, तो फिर समन भेजने की जरूरत नहीं होगी। समन कब भेजा जाएगा, जब प्रतिवादी को इसकी जानकारी नहीं है। क्लियर हुआ यह मुद्दा। तो रूल 1 में ही यह स्पेशल मेंशन किया गया है कि समन तब नहीं भेजा जाएगा जब व्यक्ति प्लेंट के इनिशिएशन के दिन, जब प्लेंट पहली बार इनिशिएट हो रहा था, उसी दिन वो व्यक्ति कोर्ट में ही था, और प्लेंट में जो क्लेम था, कोर्ट में होने का मतलब ये ध्यान रखो, कोर्ट के प्रेमिसेस नहीं, हम बात करें उस पर्टिकुलर जगह पे जहां मुद्दे की बहस या जो कुछ भी हो रही थी, और उस बात में जो क्लेम था, अर्थात प्लेंट में जो क्लेम था, उस क्लेम को एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसे कंफर्मेशन में जो समन है वो भेजने की जरूरत नहीं होगी। तो इसमें लिख लीजिए, यदि डिफेंडेंट प्लेंट शुरू होने के दिन कोर्ट में प्रेजेंट था एंड प्लेंट के क्लेम को एक्सेप्ट कर रहा था, प्लेंट के क्लेम अर्थात प्लेंट में बाद में जो मुद्दा उठाया गया वो एक्सेप्ट किया था, अर्थात प्लेंट के मुद्दे को यदि एक्सेप्ट कर लिया था, उसमें जो क्लेम था, तो फिर उसको समन भेजने की जरूरत नहीं हो जाएगी। अर्थात ऐसे कंसर्न्स में क्या होंगे, यदि ऐसा है तो नो समन इज नीडेड।
ऐसे कंसर्न्स में समन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसी में अब इसी का पॉइंट 2 है, मतलब रूल 1 में ही दूसरा पॉइंट क्या कहता है ये समझ लो। ये समन रूल 1 के सारे पॉइंट 1 थे। अब रूल 1 में ही एक बात कहा जाता है, रूल 1 इसी का पॉइंट 2 है। रूल 1 के ही पॉइंट 2 में यह कहा जाता है कि व्यक्ति या डिफेंडेंट जिसको समन मिला है वो कैसे उपस्थित हो। तो इसी रूल 1 का पॉइंट 2 यह बताता है कि डिफेंडेंट अपीयर कैसे हो, डिफेंडेंट की अपीयरेंस। अर्थात जब समन मिल गया तो व्यक्ति क्या करेगा, तो इसमें कहा जाता है कि जो अपीयरेंस है, ये भी रूल 1 का ही पार्ट है, इसकी पॉइंट 2 है। इसमें यह बताया गया, आपको इतने पॉइंट्स वगैरह याद करने की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल मुद्दे को आप समझ लो। तो इसी रूल 1 का ही हिस्सा है कि जब समन किसी व्यक्ति को मिले तो वो कोर्ट में 3 तरीके से अपीयर हो सकता है। 3 वेज उसके हैं, जो डिपेंडेंट अपीयरेंस होगा वो 3 तरीके से हो सकता है। या तो स्वयं अपीयर हो जाए, मतलब सेल्फ, या फिर अपने प्लीडर के द्वारा, अर्थात प्लीडर का मतलब उसके जो वकील होंगे वो अपीयर हो जाए, या फिर प्लीडर के साथ साथ एक ऐसा व्यक्ति जो उस कंसर्न्स में जो क्लेम उठाए गए हैं उस क्लेम को उत्तर देने में सक्षम हो। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको विशेषज्ञ व्यक्ति की भी जरूरत होती है, तो वकील के साथ साथ आप उस विशेषज्ञ व्यक्ति को भी भेजेंगे जो उस बात के संबंधित मुद्दों को उत्तर देने में सक्षम हो। तो या तो व्यक्ति स्वयं उपस्थित हो जाए, या फिर प्लीडर को भेजे, या नहीं तो प्लीडर विद अदर पर्सन कैपेबल फॉर आंसर द क्लेम। अर्थात प्लांट में जो सूचना मांगी गई है, जो भी सूचना समन में देने को कहा गया है, उस सूचना को देने में जो सक्षम व्यक्ति हो वो व्यक्ति और वकील एक साथ जाके प्रेजेंट हो, या व्यक्ति खुद प्रेजेंट हो, या फिर व्यक्ति का प्लीडर प्रेजेंट हो। अब समझ में आया कि व्यक्ति कोर्ट में समन आने के बाद 3 तरीके से जा सकते हैं, या तो खुद जाए, या अपने वकील को भेजे, या वकील और वकील के साथ साथ उन व्यक्तियों को भी भेज सकता है जो उस मुद्दे को उत्तर देने में सक्षम हो और जिसकी जरूरत है। ऐसा भी नहीं कि किसी को भी भेज देंगे, जो उस मुद्दा से संबंधित हो और जिसकी उत्तर देने में उसकी आवश्यकता हो। तो ऐसे कंसर्न्स में ये रूल 2 कहता है कि प्लांट ऐसे, मतलब जो डिफेंडेंट होगा वो कोर्ट में ऐसे अपीयर होगा। अब इसी रूल 1 का पॉइंट 3 कहता है, रूल 1 का पॉइंट 3 ये कहता है कि जो भी प्लांट भेजा जाएगा वो सारा का सारा प्लांट, सॉरी, जो भी समन भेजा जाएगा वो समन जज के द्वारा साइंड होगा और कोर्ट के द्वारा सील्ड होगा। अर्थात ये होगा कि समन जो भेजा जाएगा तो समन में ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। कोई व्यक्ति किसी को समन नहीं भेज सकता। तो समन में हमने डेफिनेशन में याद करिए, हमने क्या कहा, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसके द्वारा अथॉराइज, जिसके वो कोर्ट के द्वारा ही साइन किया जाता है, जज के द्वारा साइन किया जाता है, और जज कहा है कोर्ट में, तो कोर्ट की सील अर्थात कोर्ट की मुहर लगती है, उसके बाद ही भेजा जाएगा। इसी का रूल 3 कहा कि जो समन्स है, समन मस्ट बी साइंड बाय, मतलब ये साइन होगा किसके द्वारा, जज या ऑफिसर ऑथराइज्ड फॉर दैट, जज ने जिसे ऑथराइज किया है, या ऑफिसर ऑथोराइज्ड फॉर दैट। ये तो ध्यान रखो, हमेशा यदि हम लोग इसकी चर्चा नहीं भी करेंगे ऑफिसर ऑथराइज्ड फॉर दैट, तो हर जगह ये लगा लेना, क्योंकि जो अथॉरिटी होता है यदि वो अपने सिवा किसी अन्य व्यक्ति को भी चाहे तो ऑथराइज कर सकता है। तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि कहीं नहीं भी लिखा है तो ये पॉइंट अक्सर प्रायशः हर जगह जुड़ जाते हैं। तो जज के द्वारा साइन किया हुआ होना एंड सील्ड विद सील ऑफ कोर्ट, अर्थात जो भी समन भेजा जाएगा समन में क्या होना चाहिए, जज का साइन होना चाहिए। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, जज का साइन एंड कोर्ट की मुहर। कोर्ट की मुहर ये कहता है एसेंशियल ऑफ द समन्स। मतलब क्या क्या हुआ
कि व्यक्ति या तो खुद जा सकता है, प्लीडर जा सकता है, प्लीडर के साथ साथ ऑथराइज्ड व्यक्ति जा सकता है, और जो समन होगा, समन क्या होगा, जज के द्वारा साइन होना चाहिए, और जज के द्वारा साइन के साथ साथ इसमें एक और भी खासियत होनी होगी, क्या होनी होगी कि कोर्ट का सील लगा हुआ होना होगा। इसके बाद आते हम लोग, कहा जाता है कि रूल 2। रूल 2, ये जो रूल 2 है ये क्या कहता है, रूल 1 का ही एक्सटेंशन है। रूल 1 में हमने क्या कहा कि जो वो व्यक्ति है वो खुद जाएगा या वकील जाएगा, या जो मुद्दे उठाए गए हैं उन मुद्दे को सक्षम उत्तर देने में जो सक्षम व्यक्ति है वो और वकील। तो प्रश्न ये है कि समन में तो बहुत ज्यादा डिटेल इस बात की लिखी नहीं होती है, तो आखिर प्लांट में क्या क्या मुद्दा उठाया गया है इस बात की जानकारी कैसे हो, और जब प्लांट में जो मुद्दे उठाए जाएंगे वो सारी जानकारी हो तभी तो कोर्ट में वो व्यक्ति उस व्यक्ति को भेज सकता है जो उत्तर देने में सक्षम हो। जब मुद्दा ही नहीं पता हो तो फिर कैसे करेगा। तो रूल 2 कहता है कि एवरी समन मस्ट बी अकंपनीड विद द प्लांट ओरिजिनलिटी, मतलब जो प्लांट ओरिजिनलिटी में फाइल किया गया, ओरिजिनलिटी का मतलब ये समझो प्लांट का कॉपी या जो कुछ भी है, कि जो प्लांट है मूल बाद है, मूल बात की कॉपी भी हर एक समन के साथ जाना ही होगा। तो ये रूल 2 कहता है कि समन के साथ प्लांट की कॉपी भी होनी चाहिए, कॉपी भी भेजी जाएगी। मतलब समन केवल समन ही नहीं होगा, समन किस आधार पर भेजा गया, क्यों भेजा गया, किस बाद में भेजा गया, तो उस प्लांट की कॉपी भी, अर्थात बाद पत्र, जो बाद पत्र है ना, उस प्लांट की कॉपी भी उसको भेजी जाएगी समन के साथ। ये कौन सा है, मतलब ये रूल 2 कहता है, ये कॉमन सी बात है। इसके बाद आएगा रूल 3। रूल 3 कहता है कि कोर्ट में ऑर्डर द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट टू अपीयर इन पर्सन। इसका मतलब ये होगा, अपीयर इन पर्सन का मतलब, अभी हमने क्या कहा, रूल 1 में था कि व्यक्ति या तो खुद अपीयर हो सकता है, या अपने वकील को कर सकता है, या वकील के साथ साथ किसी विशेषज्ञ व्यक्ति को भी कर सकता है। रूल 3 कहता है कि यदि कोर्ट को लगे, ये तो हमेशा ही ध्यान रखो, कोर्ट की इनहेरेंट पावर होती है, बाद में एक सेक्शन इसके लिए पढ़ेंगे हम लोग, कि कोर्ट को यदि लगे, या अभी भी भारत में भी है हर जगह, न्यायपालिका के साथ तो यही है कि संविधान को भी पढ़ने का राइट न्यायपालिका को जैसा लगे वैसा ही होता है। हाँ ठीक है, उसके लिए रिजनेबल है या नहीं, इसलिए भारतीय संविधान में या भारतीय न्यायपालिका में डिबेट भी होती है, चलो वो एक अलग अर्थ है। रूल 3 कहता है कि यदि कोर्ट को लगे तो व्यक्ति को, चाहे वो प्लीडर हो या डिफेंडेंट, डायरेक्टली इन पर्सन अपीयर होने के लिए भी कह सकता है, मतलब खुद से ही अपीयर होने की गारंटी उसकी खुद से ही अपीयर होने के लिए बाध्य कर सकता है। अर्थात जो वहां ऑप्शन था कि वकील या वकील के साथ किसी व्यक्ति को, इसको समाप्त भी कर सकता है। अर्थात रूल 3 कहता है कि यदि कोर्ट को लगे, यदि कोर्ट चाहे, मतलब चाहे या उसको लगे, मतलब जब उससे सेटिस्फाइड हो, तो पार्टी का मतलब दोनों हो जाएगा, प्लांट और डिफेंडेंट दोनों ही पार्टी को या किसी भी पार्टी को इन पर्सन अर्थात व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए भी कह सकता है। तो पार्टी को व्यक्तिगत रूप से या सदैह उसको कहते हैं, व्यक्तिगत रूप से या सदैह, इसी को कहते हैं इन पर्सन उपस्थित होने को कह सकता है। उपस्थित होने को कह सकता है। रूल 3 क्या कह रहा है, रूल 1 में था कि व्यक्ति खुद जाए या वकील जाए, कुछ भी, रूल 3 कहता नहीं, कोर्ट को यदि ऐसा लगे तो कोर्ट व्यक्ति को इन पर्सन डायरेक्टली भी कह सकता है उपस्थित होने के लिए। उसके बाद इसमें यहां ही रूल 3 में ही एक बात और भी कहा गया, रूल 3 का ही पार्ट है कि यदि सामान्यतः क्या होता है, समन किसको भेजा गया है, डिफेंडेंट को भेजा गया है। रूल 3 कहता है कि यदि कोर्ट को लगता है नहीं, प्लांटिफ और डिफेंडेंट दोनों एक ही दिन उपस्थित होना चाहिए, तो इसके लिए भी कोर्ट व्यवस्था कर सकती है कि दोनों ही पार्टी को एक ही दिन सदैव उपस्थित होने के लिए कह सकती है। तो एक ही मुद्दा हुई ऐसी बात को, दोनों ही पार्टी को एक दिन भी उपस्थित होने को कह सकती है।
यदि कोर्ट को लगे ऐसा तो, या ध्यान रखो, अदरवाइज तो चूंकि जो समन भेजा गया था किसको था, केवल डिफेंडेंट को था, तो डिफेंडेंट को सदैव उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता था। कोर्ट चाहे तो दोनों पार्टी को, ये नेसेसरी नहीं है, कोर्ट जिसको भी चाहे, इसका मतलब ऐसा समझ लो, रूल 3 का फाइनल जो क्रक्स है कि कोर्ट को यदि लगे तो जिस पार्टी को, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो या दोनों को, जैसा भी लगे, यदि सदैव उपस्थित होने की बात कहे तो वो सदैव उपस्थित होना भी होगा। हाँ, सदैव में भी वकील साथ में रहेगा ही, इसमें कोई समस्या नहीं है, ध्यान रखो, सदैव उपस्थित होने का मतलब वकील नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, सदैव में भी वकील तो होगा ही, लेकिन वो व्यक्ति को खुद रहना है, इंपॉर्टेंट है, वकील रहे या ना रहे कोई मुद्दा नहीं है। जबकि रूल पहला क्या कह रहा था कि वकील चला जाएगा तो व्यक्ति रहे या ना रहे कोई मुद्दा नहीं था, यहां है कि व्यक्ति को रहना इंपॉर्टेंट है यदि कोर्ट को ऐसा लगे। हाँ, इसी में एक कंसर्न ये बना कि रूल 4 कहता है, रूल 4 कहता है कि किस परिस्थिति में किस व्यक्ति को कोर्ट इन पर्सन या सदैव उपस्थित होने के लिए नहीं कह सकता। जैसे कुछ नियम भी होंगे। अब मान लो एक व्यक्ति पे कोर्ट ने एक व्यक्ति पे केस किया गया और वो व्यक्ति किसी इमरजेंसी में है, या वो व्यक्ति देश से बाहर है, या वो व्यक्ति राज्य से बहुत दूर है। अब ऐसे जगह पे वो व्यक्ति है जहां से कोई सुविधाएं नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कोर्ट यदि इन पर्सन अपीयर होने के लिए कह दे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए रूल 4 में कुछ नियम बनाए गए कि किन व्यक्ति को आप सदैव उपस्थित होने के लिए कह सकते हैं और किन व्यक्ति को सदैव उपस्थित होने के लिए नहीं कह सकते। अर्थात सदैव उपस्थित होने से किस व्यक्ति को छूट दी जा सकती है। रूल 4 में क्या कह रहा है कि इन पर्सन उपस्थित होने से छूट, उपस्थित होने से छूट, अर्थात किस व्यक्ति को इन पर्सन उपस्थित होने के लिए कोर्ट नहीं कह सकता। इसमें यह लिखा है कि नो पार्टी टू बी ऑर्डर्ड टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट। मतलब इसमें जो ओरिजिनल जो इसका रूल है वो तो कुछ अलग टाइप का है, उसको हम ऐसे कहते हैं कि नो पार्टी या नो पर्सन, किसी भी पर्सन को ऐसे जबरदस्ती आप इन पर्सन अपीयर होने के लिए नहीं कह सकते, एक्सेप्ट कुछ सर्टेन लिमिट्स, यदि कुछ खास लिमिट्स हैं उसके अंदर है तब तो आप कह सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कह सकते। तो रूल क्या है, तो व्यक्ति, इसको ऐसे आप लिख सकते हो, केवल तभी इन पर्सन हो अपीयर होने को कहा जा सकता है जब, मतलब इन पर्सन अपीयर होने के लिए सदैव रूप से तभी कहा जा सकता है जब व्यक्ति या जो डिफेंडेंट है कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में हो, ज्यूरिसडिक्शनल एरिया में रहता हो, मतलब जहां व्यक्ति कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शनल एरिया में है तब तो कहा जा सकता है, या फिर ज्यूरिसडिक्शन एरिया से बाहर 50 मील के दूरी तक रहता हो। जैसे मान लो ज्यूरिसडिक्शन एरिया है, मान लो एक डिस्ट्रिक्ट ए है, तो यहां से 50 माइल की दूरी तक यदि व्यक्ति रह रहा हो तब भी उसे इन पर्सन अपीयर होने के लिए कहा जा सकता है। तो इन पर्सन अपीयर होने के लिए कब कहा जा सकता है, व्यक्ति कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के एरिया में रहता हो या कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से 50 माइल के अंदर रहता हो, कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के 50 माइल के अंदर रहता हो, अर्थात उस कोर्ट की जहां तक ज्यूरिसडिक्शन है वहां से 50 किलोमीटर और आगे तक यदि व्यक्ति रह रहा हो तब भी उसे इन पर्सन अपीयर होने के लिए कहा जा सकता है। एक और इसमें कंसर्न्स है, इसी में एक और पॉइंट है कि कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से 200 माइल दूरी तक, 200 माइल दूरी तक भी कहा जा सकता है मतलब 200 माइल दूरी तक भी कहा जा सकता है, लेकिन इसमें एक कंसर्न्स है कि यदि कोर्ट से लेके वो जो 200 माइल तक की दूरी है, सॉरी कोर्ट से लेके जहां तक वो रह रहा है अर्थात ज्यूरिसडिक्शन से बाहर 200 माइल तक, उसमें यदि 5/6 पार्ट ऑफ द टोटल डिस्टेंस किसी पब्लिक कन्वेंस से, कन्वेंस का मतलब, पब्लिक कन्वेंस का मतलब यह होगा कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो पब्लिक यातायात है उससे जुड़ा हो तब तो कहा जा सकता है, अदरवाइज या इससे बाहर
जहां कहीं भी व्यक्ति रह रहा हो उसे सदैव उपस्थित होने के लिए नहीं कहा जा सकता है। तो और 200 माइल के भीतर भी कहा जा सकता है, कब? तो इफ द 5/6 ऑफ टोटल डिस्टेंस, कहां से? फ्रॉम कोर्ट टू दैट पॉइंट दैट पर्सन्स रेजिडेंस, वो व्यक्ति जहां रह रहा है वहां से लेके कोर्ट तक के बीच की दूरी में 5/6 ऑफ द टोटल डिस्टेंस बी कवर्ड बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अर्थात यदि टोटल जितनी दूरी है उस दूरी में यदि 200 माइल के अंदर तक रह रहा हो तो कोर्ट से लेके वहां जो व्यक्ति जहां तक रह रहा है उसमें से यदि 5/6 पार्ट ऑफ दूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, अर्थात लोक व्यवस्था जैसे गाड़ियां हैं या ट्रेन है एक्सेट्रा से जुड़ी हुई है, तब तो उसे अपियर होने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति कहीं और रह रहा है, मान लो 200 माइल से ज्यादा दूर है या 200 माइल के अंदर भी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, ऐसे कंसर्न्स में उस व्यक्ति को सदैव उपस्थित होने के लिए नहीं कहा जा सकता। उस ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या करेगा? अपने प्लीडर के माध्यम से उपस्थित होगा। क्लियर हो गया? इसका अर्थ होगा कि रूल 4 कहता है कि यदि इससे बाहर कोई व्यक्ति रहता है तो वो प्लीडर के द्वारा उपस्थित होगा। प्लीडर का मतलब वकील के द्वारा उपस्थित होगा। क्लियर? इसके बाद आता है जो हमारा रूल 5 है। रूल 5 कहता है समन टू बी आइदर ऑफ द इश्यू, सेटलिंग ऑफ इश्यू और ऑफ डिस्पोजल ऑफ द इश्यू। अर्थात जो समन भेजा जाएगा वो किस आधार पर भेजा जाएगा? तो कहा जाता है जो समन भेजा जाएगा वो 2 तथ्यों के आधार पर भेजा जा सकता है, या समन में जो मुद्दे होंगे जवाब देने के लिए 2 होंगे। या तो पहली बार मुद्दा शुरू ही हुआ है कोर्ट में तब समन भेजा गया तो रिटेन स्टेटमेंट के लिए भेजा गया। रिटेन स्टेटमेंट के लिए भेजे जाने का मतलब क्या है कि वो जो क्लेम हुआ है बाद में जो इश्यू फ्रेम होंगे जिस मुद्दे पे कोर्ट को आगे बढ़नी है, इश्यू को फ्रेम करने के लिए ही उस व्यक्ति के राय मांगी गई कि आप बताओ कि इसमें क्लेम क्या होगा। याद है ना, हमने प्लांट के जो सेकंड स्टेज की बात की थी, रिटेन स्टेटमेंट। रिटेन स्टेटमेंट का मतलब क्या था कि जो प्रतिवादी है उसे लिख के देना होगा ये जो पॉइंट्स इसमें उठाया गया उसमें हमारा क्या कंसर्न है, कितने बात से हम सहमत है, कितने बात से असहमत है। और इन दोनों के ही आधार पर जज इश्यू को फ्रेम करेगा कि मुद्दे को कैसे सुनना है। तो जो रूल 5 ये कहता है कि जो समन होंगे, समन में 2 मुद्दे होंगे, समन में 2 प्रकार होंगे, 2 टाइप्स होंगे, मतलब 2 चीज के लिए समन किए जाएंगे। एक पहला कि फॉर सेटिंग द इश्यू, फॉर सेटिंग द इश्यू, अर्थात मुद्दों को निर्धारण के लिए, मुद्दों के निर्धारण से संबंधित। इसके लिए या सामान्य ऐसे लिख सकते हो रिटेन स्टेटमेंट से संबंधित। अब रिटेन स्टेटमेंट के संबंधित पहली बार यदि भेजा गया, डिफेंडेंट को भेजा गया तो इसको कह लेंगे। और दूसरा कह रहा है कि समन में एक और टाइप होता है जिसमें फॉर सेटिंग द फाइनल, फॉर डिस्पोजिंग द फाइनल इश्यूज, अर्थात केस को पूरी तरह डिस्पोज करने के लिए, फाइनल सेटल करने के लिए। तो दूसरा क्या कर रहा है? फॉर फाइनल डिस्पोजल, फॉर फाइनल डिस्पोजल, अर्थात 2 मुद्दों के लिए समन हो सकता है, या तो फॉर सेटिंग द इश्यू और दूसरा फॉर फाइनल डिस्पोजल। यह कहता है रूल 5। अब यही रूल 5 में आप रूल 7 और 8 को भी पढ़ लो। यहां तो रूल 5 में यह कहा गया कि इश्यू जो समन भेजे जाएंगे उसमें क्या होंगे? 2 मुद्दों में से किसी मुद्दा की चर्चा होगी, उस समन में जो बुलाया जाएगा तो या तो इश्यू सेटल करने के लिए बुलाया जा रहा है कि जो फ्रेमिंग इश्यू सेटिंग होंगे उससे पहले आप अपना तर्क रखो, इसको कहते हैं रिटेन स्टेटमेंट से पहले वाला स्टेज। या फिर रिटेन स्टेटमेंट हो गया, वो सारा कुछ हो गया, अब फाइनल सुनवाई होनी है, फाइनल डिस्पोज करनी है, तब उसको बुलाया गया है कि आप उस दिन उपस्थित रहिए। तो ऐसे कंसर्न्स में 2 चीजें होंगी। तो कहा गया, ये तो रूल 5 कहा कि समन के 2 टाइप होंगे। इसी में रूल 7 ये कहता है, रूल 7 ये कहता है कि यदि सेटिंग ऑफ इश्यू, मतलब इसके लिए समन हुआ है तो व्यक्ति से उम्मीद की जाएगी या व्यक्ति को कहा जाएगा, डिफेंडेंट को कहा जाएगा कि आप अपने एविडेंस लेके जाइए, अर्थात जो आपके पास प्रूफ है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो सारी चीजें आपको लेके जाना है। तो रूल 7 कहता है कि यदि समन फॉर सेटिंग इश्यू है तो ऐसे समन में, ये रूल 7 कह रहा है, ऐसे समन में डॉक्यूमेंट की मांग की जाएगी, डॉक्यूमेंट की मांग
अर्थात व्यक्ति को क्या लेके जाना होगा, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा जिस डॉक्यूमेंट पे वो आगे बढ़ना चाहता है। और यही कह रहा है कि यदि फाइनल डिस्पोजल से संबंधित कोई समन है तो इसमें रूल 8 कहता है कि व्यक्ति को विटनेस गवाह के साथ जाना होगा, गवाह के साथ। मतलब ये क्लियर हो गया। रूल 5 कह रहा है कि समन दो टाइप के होंगे, फॉर सेटिंग द इश्यू, फॉर फाइनल डिस्पोजल। यदि फॉर सेटिंग द इश्यू है तो रूल 7 आके कहता है कि ऐसे कंसर्न से व्यक्ति जब जाएगा तो कोर्ट में अपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स देगा, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाएगा जिस डॉक्यूमेंट्स पे वो रिलाई कर रहा है कि अपनी बात रख रहा है, अपना पक्ष रख रहा है। यदि फाइनल डिस्पोजल के लिए उसे समन किया गया है तो ऐसे कंसर्न में उससे उम्मीद की जाएगी, उससे मांग की जाएगी, उस समन में कोर्ट में ऐसा लिखा भी होगा कि ऐसे समन में वो अपना गवाह या विटनेस लेके जाएगी। ये क्लियर हो गया। अब इसी में आता है जो रूल 6 है। 5 में ही हमने दो पार्ट ऐड कर लिया, 5 में दो पार्ट था समन का, उसमें 7 हो गया। मतलब रूल 5 केवल इस बात की चर्चा करता है कि या तो सेटिंग ऑफ द इश्यू के लिए मुद्दा है या फाइनल डिस्पोजल। अब इसी में 7 आ गया, जब सेटिंग ऑफ द इश्यूज के लिए जा रहा होगा तो डॉक्यूमेंट्स, और फाइनल डिस्पोजल के लिए तो क्या होगा, एविडेंस, जो अपना विटनेस है उसको लेके जाएगा। अब उसके बाद बात करें रूल 6, इसमें कहा गया कि फिक्सिंग डेट फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को अपीयर होने के लिए फिक्स डेट दिया जाएगा। जो रूल 6 है, 5 में समन भेज दिया, अब समन जिस टाइप का था वो अलग मुद्दा था। रूल 6 कह रहा है कि फिक्सिंग डेट फॉर अपीयरेंस, फिक्सिंग डेट फॉर अपीयरेंस ऑफ किसका, तो जिसको भेजा गया है, तो डिफेंडेंट को ही भेजा गया है तो डिफेंडेंट के लिए। अब इसमें यह है फिक्सिंग डेट ऑफ अपीयरेंस की यदि बात करें रूल 6 में, तो इसमें कोर्ट से उम्मीद की जाती है कि वो उस दिन को सेट किया जाए जहां से उस व्यक्ति को, डिफेंडेंट के एड्रेस कितने दूर है या कोर्ट का टाइम कैसा है, तो डिफेंडेंट और कोर्ट दोनों के टर्म्स एंड कंडीशन, दोनों के सिचुएशन को देखते हुए डेट सेट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा जो व्यक्ति बहुत दूर रिजाइड कर रहा होगा, या ऐसा डेट सेट कर दिया जाए जिस दिन उस व्यक्ति को पहुंच पाना उस जगह से संभव ही नहीं होगा। तो या फिर ऐसे सबूत या डॉक्यूमेंट्स जुटाने हैं जो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कंसर्न्स में यह कहा जाता है कि जहां तक संभव हो, अब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति डिफेंडेंट कहेगा ही नहीं तो मानेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब जहां तक संभव हो इसमें कोर्ट अपनी और डिफेंडेंट दोनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डेट को फिक्स करेगी। तो रूल 6 कहता है फिक्सिंग डेट फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। ये कैसा होगा, तो कोर्ट और डिफेंडेंट दोनों की सुविधा को ध्यान में रखा जाता है, ध्यान में रखकर, अर्थात जो कोर्ट में डिफेंडेंट और ये है दोनों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर इस मुद्दे पे डेट सेट किया जाएगा। ये हो गया रूल 6, 7 और 8 हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया कि यदि फाइनल समन्स होंगे तो उसमें क्या क्या होंगे। तो ये जो रूल, जो समन्स है और समन्स के एसेंशियल्स हैं, ये हमारे कवर हो गए। इसके बाद जो समन्स का सेकंड पार्ट आता है, उस सेकंड पार्ट की हम लोग चर्चा करते हैं। सेकंड पार्ट जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं सर्विंग ऑफ समन। सर्विंग ऑफ समन, तो इसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में 10 मिनट के बाद कंटिन्यू करते हैं। उस सेशन में आप इसे देख लेंगे।